किसी भी नंबर के लिए डिविजिबिलिटी रूल, इस रूल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से आप प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम बना सकते हैं। नवोदय को आप बाकी स्कूल से कैसे अलग पाते हैं? नवोदय में जब बच्चा पढ़ता है तो वो कई वर्षों तक लगातार नवोदय में रहता है, तो बहुत ही ज्यादा हम लोगों के बीच में अटैचमेंट हो जाता है। डे 1 में आप क्या सोच रहे थे जिस दिन नवोदय आप गए? कैसे भी टाइम मिले मैं भाग जाऊं इस आयन से छोड़ के? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर गणित शिक्षक ना होते तो आप क्या होते? मैं गणित शिक्षक नहीं होता तो संभवतः मैं चेस प्लेयर हो सकता था। भविष्य का गणित एआई या मानव दिमाग? भविष्य का गणित तो मानव दिमाग ही मैं कहूँगा, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, नवोदय स्टॉक में आपका स्वागत है। हम नवोदय स्टॉक में ऐसे नवोदय से आपको मिलाते हैं जो आगे वाली पीढ़ियों को दिशा तय कर रहे हैं। आज ऐसे ही नाम है रत्नेश भैया, गणितज्ञ और गणित के एक टीचर हैं। उन्होंने एक महासूत्र की खोज की है। आज हम पॉडकास्ट में भैया से बात करेंगे और वो महासूत्र किस तरीके से आज बच्चों के लिए बेनिफिशियल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भैया नवोदय स्टॉक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया आपकी इनिशियल पढ़ाई कहाँ से हुई? देखिए कि मैं शुरुआत में तो सरस्वती समंदर से पढ़ा और सरस्वती समंदर के बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय भोवा मैनपुरी में पढ़ा हूँ और मैं 2000 बैच का छात्र रहा हूँ। गणित के साथ आपकी दोस्ती हमेशा से ही थी या ये मीनवाइल नवोदय में इंटरेस्ट बढ़ा? आपकी क्या स्टोरी है गणित के साथ? एक्चुअली मैं शुरू से ही एक टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ, तो शुरुआत में तो मेरे लिए सभी विषय एक समान ही थे, लेकिन नवोदय से पास आउट होने के बाद जब मैंने बीई किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और जब मैं एमबीए की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसी दौरान मैंने देखा कि कुछ बुक्स में डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, विभाज्यता के नियम हैं, केवल 20 तक ही दे रखे हैं। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि क्या आगे की संख्याओं के लिए भी कुछ नियम हो सकते हैं। तो इसी विचार को लेकर मैंने काफ़ी गणनाएं करना शुरू कर दिया, और जब मैंने गणनाएं की तो बाद में मैंने ये देखा कि मेरी गणनाओं में कुछ कॉमन नियम निकल कर आ रहा है, और उसी कॉमन नियम को खोजकर मैंने एक ऐसा सूत्र बनाया जिसकी सहायता से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम बना सकते हैं। 2006-07 में जब मैंने इसे बना लिया था, तो उसके बाद मैंने अपने पिताजी को भी इस सूत्र के बारे में बताया। तो चूंकि वो भी एक गणित के अच्छे ज्ञाता थे, तो उन्हें समझाते समझाते मैं एक जगह अटक गया। तो इसी दौरान फिर मेरा 2007 में एमबीए में एडमिशन हो गया और मेरी 2007 से 9 में एमबीए हो गया। उसके बाद मैं एक जॉब करने लगा, तो उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण मैंने 2011 में उसे क्विट कर दिया और दोबारा से मैं बीएड के स्टूडेंट को पढ़ाने लगा। और बीएड के स्टूडेंट को पढ़ाते समय फिर से मैंने देखा कि विभाज्यता के नियम फिर से आ गए हैं। तो मैंने दोबारा से अपने पुराने नोट्स उठाए और दोबारा से मैंने अपना जो सूत्र छोड़ा था उसे आगे बढ़ाना शुरू किया, और नवंबर 2011 में इस बार मैंने वो फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार कर लिया। और उसके बाद मैंने अपने जनपद के जितने भी टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, उन्हें इनवाइट किया और 4 दिसंबर 2011 को पहली बार मैंने विभाज्यता की महासूत्र का प्रदर्शन किया। और जब उपस्थित टीचर्स ने काफ़ी मेरी तारीफ की, उसके लिए पॉजिटिव कमेंट्स किए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और फिर इस तरह से मैं इस सूत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता था। विभाज्यता का महासूत्र को यदि आप समझाना चाहेंगे तो वो किस तरीके से काम करता है? जैसे यदि हम बात करें, यदि कोई 2 से डिविजिबिलिटी का रूल कि किसी भी नंबर के पीछे 0 है या कोई ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। तो वैसे ही जो महासूत्र है वो किस तरीके से काम करता है? जैसा कि आपने कहा विभाज्यता का महासूत्र, ठीक है, तो विभाज्यता का महासूत्र एक तो विभाज्यता से संबंधित है, ठीक है, और इसका नाम महासूत्र इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी सहायता से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम बना सकते हैं और कुछ ही पलों में बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये ऐसा सूत्र है
जिसकी सहायता से आप प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सूत्र बना सकते हैं। यानी कि यह सूत्र उत्पन्न करने वाला एक सूत्र है, इसलिए इसका नाम महासूत्र रखा गया है। किसी भी नंबर को मतलब हम उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल, इस रूल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस सूत्र की सहायता से आप प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम बना सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट इसका यही है कि जो मेरे इस फॉर्मूले को समझ लेगा वह स्वयं भी कुछ ही सेकंड्स में विभाज्यता के नियम प्रत्येक संख्या के लिए बना सकता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यदि हम इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करें, जैसे महासूत्र जो आपने नाम दिया वो बाद में दिया हुआ, जब आप इस पे खोज कर रहे थे तो हम शुरुआत से अभी तक की बात करें तो इसको पूरा खोज करने में, मतलब इसको पूरा फाइनल स्टेज तक लाने में आपको कितने साल लगे? चूँकि मैंने 2006-07 में इसका बीजारोपण किया था और 2007 से 9 में मैंने MBA किया और 2009 से 11 तक मैंने एक गैर सरकारी जॉब किया था। तो 4 साल तक तो मैंने इस सूत्र पर कोई कार्य नहीं किया था। लेकिन 2011 में जब मैं दोबारा से B.Ed की स्टूडेंट को पढ़ाने लगा तो मैंने दोबारा से देखा कि विभाज्यता के नियमों से संबंधित मैंने कुछ कैलकुलेशंस की थी, तो दोबारा से मैं इसे करने लगा। तो 2006-07 से स्टार्ट किया था, फिर 2011 में जब मैंने दोबारा से इसे स्टार्ट किया तो लगभग 4-5 महीने में इसे बनाकर तैयार कर लिया था। जब आपने इसको फाइनल कर लिया था उस पल में आपको कैसा लगा कि आप कितने खुश थे, अब वो मोमेंट कैसा था, यदि आप उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति कोई सफलता प्राप्त करता है तो वो बेहद खुश होता है, लेकिन उसकी सफलता की जब जांच होती है और वो जांच में खरा उतरता है तो निश्चित रूप से काफ़ी सुखद अनुभव होता है। तो 4 दिसंबर 2011 को जब मैंने इस सूत्र का प्रदर्शन एक विद्यालय में किया, जहां पर मैंने अपने जनपद के सभी टीचर्स और प्रोफेसर्स को इनवाइट किया था, जब उन्होंने इस सूत्र की अपने शब्दों में भूरी भूरी प्रशंसा की तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सूत्र जब आपने डेवलप किया, इसके पीछे क्या मोटिवेशन था? देखिए, जब मैं विभाज्यता के नियम पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम अलग अलग हैं। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं असंख्य हैं तो ये विभाज्यता के नियम भी असंख्य हो गए। तो इन नियमों को याद रखना, याद करना, समझना, समझाना बहुत ही कठिन प्रतीत होता था। तो मेरे मन में यही आया कि क्या ऐसा संभव है कि कोई एक ऐसा सूत्र बना लिया जाए जिसकी सहायता से हम प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम बना सकें, तो गणित बहुत ही आसान हो जाएगा। इस विचार को लेकर मैं लगातार कैलकुलेशंस करता रहा, हजारों कैलकुलेशंस की। उसके बाद मैंने यह विभाज्यता का महासूत्र बना लिया। इस पूरे प्रोसेस में कभी ऐसा फील हुआ कि शायद ये चीज पॉसिबल है, या फिर कुछ लोग होते हैं ना, कई बार आपका कुछ काम कर रहे होते हो तो कुछ लोग हो रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं ये पागलपन है या समथिंग, क्योंकि कई बार आपको लग रहा होता है कि आप जो स्टार्ट किया है वो लास्ट स्टेज तक पहुंचेगा, मैं इसमें सक्सेस होऊंगा या नहीं होगा, तो ये एक डर बना रहता है दिमाग में। उस चैलेंज को आपने इस पूरे प्रोसेस में कैसे फेस किया? मैं सच बताऊं तो सच्चाई ये है कि जब मैं 2006-07 में MBA की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने ये विभाज्यता के नियम पढ़े तो उसी दौरान जब मैंने सोचा कि कुछ हम आगे की संख्याओं के लिए भी विभाज्यता के नियम बना सकते हैं, तो जब मैं कैलकुलेशंस करता था तो एक अलग तरह का मुझे प्राकृतिक रूप से एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे प्रेरित कर रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए। और उस समय मैं MBA के एंट्रेंस की कोचिंग कर रहा था। तो कोचिंग करने के बाद जब मैं लौटता था तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने अपने कोचिंग का जो भी होमवर्क था उसे कर लेता था और खाना खाने जाता था। तो खाना खाते समय या आते समय मेरे मन में विचार आने लगते थे कि मुझे कुछ इसमें कैलकुलेशंस करनी है। तो मैं वह कैलकुलेशंस काफ़ी घंटे तक करता रहता था और ऐसा कई सप्ताहों तक गुजर गया। तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि यार अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी तक सफलता हासिल नहीं हो रही है और मैं MBA के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ और इससे तो मेरा काफ़ी समय निकल जा रहा है। तो इतना बार बार सोचने के बावजूद भी मैं केवल ये सोचता था केवल मैं 5 मिनट कैलकुलेट कर लूँ, आगे नहीं करूँगा।
लेकिन वो कब 5 मिनट 5 घंटे या 8 घंटे में बदल जाते थे मुझे पता नहीं चलता था, और मैं उसी उधेड़ में लगातार लगा रहता था कि थोड़ा सा और कुछ करके देख लिया जाए, कुछ थोड़ा और करके देख लिया जाए। तो दोपहर का खाना खाने के बाद शाम को जब खाना खाने का समय हो जाता था, तब तक लगातार मैं इसी फॉर्मूले को बनाने में लगा रहता था। और शाम को भी जब मैं खाना खाने के लिए जाता था, फिर दोबारा से यही सोचता था कि अब मुझे इस फॉर्मूले को नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने काफी समय बर्बाद कर दिया है, अब मुझे समय इसमें नहीं लगाना है। लेकिन खाना खाने के बाद जब मैं लौट के आता था तो सोचता था कि केवल 5 मिनट में दोबारा से करके देखता हूँ, फिर दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो 5 मिनट कब 2-4 घंटे में बदल जाते थे मुझे पता नहीं चलता था। यानी कि सोने से पहले तक लगातार मैं उसी कैलकुलेशन में लगा रहता था, और यही प्रोसेस कई महीनों चलता रहा, और मैंने फॉर्मूला बना भी लिया था, लेकिन पूरी तरह से सफलता 2006-07 में प्राप्त नहीं हो पाई। इसी दौरान मेरा MBA में एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया था, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, और उसके बाद 7 से 9 में MBA हो गया। तो मतलब कि काफ़ी कठिनाइयाँ आई, मैंने अपने आप को भी रोका कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी समय मेरा बर्बाद हो रहा था। लेकिन एक तरह से मुझे कोई दैवी शक्ति है जो मुझे प्रेरित करती थी, या प्राकृतिक शक्ति है जो मुझे प्रेरित करती थी कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो, तो बस वही नेचुरल फोर्स मुझे बार बार बाध्य करता रहा, और उसी प्रेरणा की बदौलत मैं लगातार लगा रहा, और कुल मिलाकर ये फॉर्मूला बनाने में सफल हो गया। मैं एक गणितज्ञ, एक मैथमेटिशियन के माइंड सेट से देखना चाह रहा हूँ कि इसके क्या हम कभी ऐसे फार्मूला पे या किसी पर्टिकुलर थीसिस हम जब कर रहे होते हैं मैथ में या फिर कोई अदर सब्जेक्ट में, वो कौन सी पावर है जो आपको कंटिन्यू वो काम करने में लगाई रहती है? जब हमारे पास कुछ पहले से मंजिल पता होती, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति को क्रिकेटर बनना है, तो वो सोचता है यार कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेटर बन जाऊंगा तो मुझे लोग जानने लगेंगे, मुझे थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगर मैं स्टेट लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो मेरा और ज़्यादा नाम होगा, और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी। फिर सोचता है कि चलो मैं नेशनल लेवल पर पहुंच जाता हूँ, तो वहाँ तो एक लक्ष्य साफ साफ दिखाई देता है। और इसी तरह हम मानिए कि अन्य फील्ड की भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा फेमस होना है, या मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कुछ मिल जाएगा, हाँ कुछ मिल बेनिफिट जाएगा। मिल जाएगा। तो ऐसा मेरा कहीं कुछ स्वार्थ नहीं था, बस मैंने आपको जो बताया एक कोई नेचुरल फोर्स था जो कि मुझे लगातार प्रेरित करता रहा। तो मैं लगातार लगा रहा, अपने आप को रोकता रहा, उसके बावजूद भी मैं लगा रहा, और फाइनली मैंने इस सूत्र को बना लिया। यदि हम इस सूत्र के बारे में बात करें तो अभी तक इस सूत्र में कहाँ कहाँ इसको रिकॉग्निशन मिल गई है? मुझे ये सलाह मिली कि इस सूत्र पर आप कॉपीराइट ले लीजिए, और जैसे ही मुझे कॉपीराइट मिल जाएगा वैसे ही ये ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे नाम से कॉपीराइट हो जाएगा। हाँ। मैंने फिर इस सूत्र के ऊपर एक किताब लिखी, विभाज्यता का महासूत्र एवं दशक नियम, और 11 अप्रैल 2012 को मैंने कॉपीराइट के लिए आवेदन कर दिया, और सितंबर 2013 में इस पर मुझे भारत सरकार ने कॉपीराइट दिया। लेकिन इस दौरान जो 2012 से 2013 का लगभग पौने 2 साल का जो समय है, वो मेरे लिए बहुत ही संघर्षमय रहा। मैंने बहुत पत्राचार किए। आप क्या सोचते हैं कि इस महासूत्र से किसी कैलकुलेशन की कितना % और हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं? इस सूत्र की सहायता से हम प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम बना सकते हैं। तो इसकी आप तुलना मैं समझता हूँ कि किसी विशेष परसेंटेज में नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि हम 1 से 20 तक के विभाज्यता के नियम याद करें, तो मुझे लगता है कि उसमें अगर हम 20 तक के नियम याद करने के लिए कह रहे हैं तो लगभग एक सूत्र की तुलना में 20 गुना टाइम लगेगा। यदि 1 से लेकर 100 तक की बात हम करें तो हमें 100 सूत्र याद करने पड़ेंगे, और 1 से लेकर 1000 या आगे तक की संख्याओं के लिए हम कहें तो उतना ही ज़्यादा हमें समय लगेगा। उन सूत्रों के स्थान पर केवल एक सूत्र ही याद करना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना टाइम सेविंग फॉर्मूला रहेगा, और इससे कितनी फास्ट कैलकुलेशन हो सकती है। मतलब कि केवल ये
पहले 20 सूत्रों की जगह नहीं लेता, पहले 100 सूत्रों की जगह नहीं लेता, पहले 1000 सूत्रों की जगह नहीं लेता, बल्कि ये कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए व्यवस्था के नियम बना सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि कुछ एक बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के ज्ञाता होते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा कर सकता हूँ, और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन आपके सामने कर देते हैं और हम लोग उससे प्रभावित होते हैं। वाकई निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है कि हम 8-10 अंकों की संख्या को 8-10 अंकों की संख्या में कर दें और कुछ ही सेकंड्स में कर दें। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस व्यक्ति ने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया, तो उसने तो अपनी कला का, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर दिया, लेकिन जिसने देखा या तो उसने तो वो कला को नहीं अपना पाया, उस योग्यता को नहीं अपना पाया। लेकिन मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे इस फॉर्मूले को जो व्यक्ति मुझसे समझ लेगा या मेरे वीडियो को देख लेगा, वो निश्चित रूप से इस फॉर्मूले को समझकर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए व्यवस्था के नियम स्वयं बना सकता है। यहाँ पर मुख्य अंतर ये है, देखिए कि एक तो ये हो गया कि एक कोई प्रकांड विद्वान व्यक्ति है, वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहा है और आपने देखा, आपने वाह वाह किया कि हाँ चलो बहुत बढ़िया किया, लेकिन उसकी योग्यता आपके अंदर नहीं आई है। लेकिन मैं ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर मेरे फॉर्मूले को एक बार समझ लेता है, तो वह स्वयं उस योग्यता को धारण कर लेगा कि इस सूत्र की सहायता से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए व्यवस्था के नियम बना लेगा और कुछ ही पलों में व्यवस्था के नियम बनाने में समर्थ हो जाएगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसे मुझे लगता है कि ये बच्चों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर नॉर्मल है, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इट्स ऑल अबाउट द स्पीड, आपकी कैलकुलेशन में कितनी स्पीड है वो उस पर डिपेंड करते हैं। कभी आपने मतलब बहुत सारे हमारे देश में कितने सारे मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे फिजिक्स वाला है, कैरियर विल है, अभिनय शर्मा, कभी आपने इन लोगों से रीच आउट किया यदि ये लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों की कैलकुलेशन में और अच्छी स्पीड हो सकती है? कभी ऐसा मौका आया या आपने कभी कोशिश की उनसे रीच आउट करने की? मेरे पास इन लोगों की किसी तरह के अभी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, हालांकि मैं गूगल पर या अन्य जगह सर्च करके प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक तो मैंने किसी से संपर्क नहीं किया है। लेकिन ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ कि जब इन लोगों को भी इस सूत्र के बारे में पता चलेगा तो निश्चित रूप से इसमें वो लोग इंटरेस्ट लेंगे और अपने बच्चों को भी इस सूत्र के बारे में बताना चाहेंगे। आपको लगता है ये जो महासूत्र है वो कुछ टाइम के बाद सिलेबस में भी सम्मिलित होगा और इससे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा? निसंदेह देखिए कि जो चीज उपयोगी होती है तो उसे सिलेबस में इंक्लूड किया जाना चाहिए। और अभी जल्दी में ही SCERT ने, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ने, अपनी उद्गम पुस्तक और उद्गम पोर्टल में मेरे इस व्यवस्था के महासूत्र को सम्मिलित कर लिया है। और इसी शिक्षक दिवस 2025 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस उद्गम पुस्तक और उद्गम पोर्टल का विमोचन एवं उद्घाटन किया है। इन फ्यूचर ये NCERT में आ जाएगा महासूत्र? देखिए कि जो SCERT में अधिकारी हैं या जो सहयोगी हैं, तो उनसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती है और निकट भविष्य में मेरा ये व्यवस्था का महासूत्र है वो NCERT में भी इंक्लूड हो सकता है। क्योंकि देखिए ये एक स्वाभाविक है, NCERT है, पूरे देश की जितने भी SCERT होते हैं उनके सिलेबस को देखते हैं कि उनमें जो भी अच्छा होता है, जो भी उपयोगी या महत्वपूर्ण होता है, वो उस पर वो विचार करते हैं। और NCERT के अगर मानक पर वो चीज़ खरा उतरती है तो उसे वो अपने एडॉप्ट कर लेते हैं, सिलेबस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है, जब SCERT ने इसे इंक्लूड कर लिया है तो अगर NCERT इस सूत्र को देखती है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसे NCERT में भी इंक्लूड किया जा सकता है। आप प्रेजेंट के फ्यूचर के मैथमेटिशियन है, कोई ऐसे मैथमेटिशियन जो आपको बहुत ही इंस्पायर करते हो? देखिए श्रीनिवास रामानुजन जी, मुझे लगता है कि उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और
मैं उन्हें ही अपना आइडियल मानता हूँ। क्या इसी कदम में आपके कुछ और फार्मूला या मैथ से रिलेटेड कुछ नए इनोवेशन आने वाले हैं जिस पे आप अभी काम कर रहे हो? जैसा कि अभी बताया, व्यवस्था का महासूत्र एवं दशक नियम मैंने पुस्तक लिखी है, और इसके बाद मैंने एक व्यवस्था का तीव्रतम महासूत्र भी बनाया है, और एक है प्लस माइनस संख्या बटे शून्य का मान। तो इन सूत्रों पर भी मुझे भारत सरकार की ओर से कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। हालांकि इन पर अभी मुझे बहुत ही विस्तार पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, और इन सूत्रों के अलावा भी मैं कई सूत्रों पर कार्य कर रहा हूँ। तो बेसिकली इतना मैथ्स में जो आपका इनोवेशन चल रहा है उसके पीछे मेन मोटिव क्या हो रहता है आपका? देखिए कि मैथमेटिक्स में मेरा यही उद्देश्य है कि मैं गणित को इस तरह से पढ़ाऊँ जिससे कि बच्चों को गणित बहुत ही सरल, सहज, तार्किक और समझने योग्य लगे। अभी तक जो मैं ग्रामीण परिवेश में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि बच्चे गणित से बहुत डरते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि किसी तरह से उन बच्चों के मन से गणित के डर को दूर किया जाए, और गणित को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए कि बच्चे गणित से डरे नहीं, बल्कि उससे लगाव रखें, उसमें आनंद की अनुभूति करें। गणित को और आसान बनाने का आपका अगला कदम क्या है? देखिए, मैंने गणित में कई सूत्रों की खोज की है। अभी फिलहाल व्यवस्था के महासूत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला मेरा सूत्र है संख्या बटे शून्य का मान। तो इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाता है फिर से हम इस मंच पर आना चाहेंगे, यदि आप हमें मौका देते हैं। क्यों नहीं भैया, इस पूरी प्रोसेस में नवोदय ने आपकी किस तरीके से हेल्प की? निसंदेह मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो भी हूँ उसमें नवोदय की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अप्रत्यक्ष रूप से इसे ऐसे कह सकते हैं कि मैं जब अपने दोस्तों को देखता हूँ तो वो हाईली क्वालिफाइड हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी रैंक पर हैं, तो उन्हें देखकर, उनके बारे में सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ। तो यही विचार मुझे बहुत ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से नवोदय की बहुत बड़ी भूमिका है। नवोदय को आप बाकी स्कूल से कैसे अलग पाते हैं? देखिए, नवोदय में जब बच्चा पढ़ता है तो वो कई वर्षों तक लगातार नवोदय में रहता है, तो एक ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के बीच में अटैचमेंट हो जाता है, जो अन्य विद्यालयों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। साथ ही जो नवोदय के बच्चे हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली भी होते हैं, और वहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, एक सुरक्षित माहौल होता है। वहाँ पर प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि होती है, चाहे वो कला हो, संगीत हो या कोई अदर गेम्स हो, प्रत्येक फील्ड में बच्चा आगे बढ़ सकता है। उसके पास हर फील्ड में बढ़ने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं देखता हूँ कि अन्य विद्यालयों की तुलना में नवोदय बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं। जैसे हॉस्टल की कोई एक ऐसा इवेंट जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहें, जिससे आप सोचते हैं कि ऐसा माहौल हमें बाहर नहीं मिलता, या दोस्तों के बीच में एक बॉन्ड दिखाता है उस चीज़ को? जैसे हाँ, हमारे समय में नवोदय में हम जाते थे तो घर से कुछ खाना आया, ऐसे लूट पड़ती थी कि कई बार तो कुछ भी नहीं मिलता था हमें। वो वैसा बाहर नहीं देखने को मिलता। अब जैसे अब बाहर के भी मतलब बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, उनमें भी इतना बॉन्ड नहीं होता दोस्तों में। आप आपके समय का कोई ऐसा इवेंट जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं? मुझे जो बहुत ही मोटिवेशनल थिंग लगती है नवोदय की, वो ये है कि मैंने अक्सर कर देखा है कि जैसे मान लीजिए कि मैं लेट नाइट उठा और टॉयलेट करने के लिए गया, तो मैंने देखा यार कि रात के 12 बज रहे हैं और एक मेरा साथी है वो पढ़ रहा है। तो मुझे लगता है यार कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, जबकि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से एक स्वाभाविक एक भावना जागृत हुई कि यार मुझे भी पढ़ना चाहिए। देखिए, जब ये बंदा पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये चीज़ें नवोदय में ही देखने को मिलती हैं। और हमने ये भी देखा है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी कुछ हमारे साथी हैं अस्वस्थ हो जाते थे, तो हमारे दोस्त हैं उनके लिए सारी व्यवस्था करते थे, मेस से भोजन लेकर आना या उनकी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराना, जिस तरह की भी हेल्प हो सकती थी वो कराते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो नवोदय में ही देखने को मिलती है। तो बहुत ही नवोदय में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है।
जिसे मतलब कि हम लोग जीवन भर याद रखते हैं। नवोदय में जब 6 में गए तब क्या डबलिंग करते थे आप खाने में? हम करते थे। जब तो आप 6 में होते तो मैथ्स वाले सब मतलब आपको सबसे डर लग रहा होता है। डर, हाँ मतलब डर तो आपको हमेशा ही लग रहा होता है, लेकिन मतलब 6 में आप ज्यादा ही कोई कुछ क्या बोलेगा कैसे कहेगा, तो मतलब और 6 में आप जा रहे होते तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अच्छा लगता है। मुझे लगता था पोहा अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल। पोहा तो मैं एक बार इधर खाया, जल्दी से प्लेट धोई दूसरे में चला गया। नहीं तो ऐसा वाकई में नवोदय का जो पोहा वाकई में मुझे लगता है कि संभवतः सभी बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता होगा। अरे वो कई बार होता है ना कि आप 6 में होते तो कम देते हैं। अच्छा, उनकी भी कमी नहीं है। आपके यहाँ पोहा कहते हैं, मेरे यहाँ तो चिवड़ा या चिवड़ा कहती थी। अच्छा। हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ पोहा कहते थे। हाँ। कई बार वो लोग कम इसलिए देते हैं कि आप छोटे हो, कम खाओगे, यदि आप ज्यादा रख दिया तो आप बर्बाद कर दोगे, फिर उसका आप तरीका ढूंढते हो, आप डबलिंग मार दो फिर। तो आप 2000 में पास आउट हुए हैं, तो उस समय में और आज की कंपैरिजन करते हैं तो फैसिलिटी वाइज उस पर्टिकुलर समय में नवोदय में क्या चैलेंजेस थे? अगर मैं केवल अपने विद्यालय की बात करूं तो जब मैं नवोदय में गया था और मैं सीनियर मोस्ट स्टूडेंट था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। मतलब जब 6 में गए थे उस समय तो फैसिलिटी नहीं थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे गेम्स में भी सारी फैसिलिटीज होने लगी। हम लोगों को अच्छे टीचर्स भी धीरे धीरे मिलने लगे, और कहना चाहिए जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए जो अन्य नवोदय में होती है वो धीरे धीरे हम सभी लोगों को मिलने लगी। उस पर्टिकुलर समय में बाहर के स्कूल में भी नॉर्मली चीजें रहती थी। मेरा बैच पहला बैच था, तो हम लोग थोड़े से डरे डरे से सहमे सहमे से रहते थे, तो कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था। डे 1 में आप क्या सोच रहे थे जिस दिन नवोदय आप गए? कैसे भी टाइम मिले मैं भाग जाऊं इस यहाँ से छोड़ के? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए कि मेरे बैच में लगभग, जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रति बैच में 80 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होता है, तो 80 स्टूडेंट्स में से संभवतः 12-13 स्टूडेंट थे, वो रो रो कर उन्होंने बुरा हाल कर दिया था, और संभवतः 12-13 स्टूडेंट मेरे बैच के निकल गए थे। तो उन्हें देखकर ऐसा ही लगता था कि यार कि हम भी कहाँ फंस गए? हम कहाँ फंस गए और हमें भी नवोदय से निकल जाना चाहिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग ढलते रहे और एक दूसरे में एक काफी लगाव भी रहा, तो काफी अच्छा लगने लगा बाद में। क्या मोमेंट होता है नवोदय में कि जिस दिन आप जाते हो उस दिन रो रहे होते हो क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है, और नवोदय से जिस दिन आ रहे होते हो उस दिन रोते हो क्योंकि मुझे नवोदय में ही रहना है? मतलब नहीं बिल्कुल, क्योंकि उसमें इतनी यादें जुड़ी होती है, दोस्तों से मिलना होता है, इतनी यादें होती है, इस वजह से ऐसा लगता है कि यार हमने जो अपना जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण यहाँ पे गुजारे हैं, तो वो अब दोबारा से मौका नहीं मिलेगा, तो इन यादों को सोचकर जरूर थोड़ा सा लगता है कि यदि कोई बोले आपको कि मैं नवोदय की वही सेम 7 साल आपको बदले में दे दूंगा, तो आप उसकी क्या कॉस्ट दे सकते हैं? देखिए कि वो नवोदय के 7 साल देना तो मुश्किल है। देखिए क्योंकि ऐसा है ना कि हम हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं उसके बारे में कि कंपैरिजन करते हैं, तो फिर तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। कुछ भी कीमत लगाई जा सकती है, क्योंकि देखिए कि पुराना समय तो वापस आ नहीं सकता है, लेकिन अब सारे दोस्तों से मिलना और सब कुछ वापस हो जाना, ये बहुत ही मतलब कि सोच कर ही काफी अच्छा लगता है। ये मतलब वो मोमेंट कितना अच्छा होता है कि जब आप वो सभी दोस्त कहीं किसी कॉमन फंक्शन में मिलते हो, बात करते हो, वही सेम फीलिंग्स, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे से पुरानी चीजें शेयर कर रहे हैं। मतलब कोई क्लास में किसी भी पोस्ट पे चला गए हो, किसी भी सक्सेस के किसी भी मुकाम पे हो, लेकिन जब आपस में आप सभी लोग मिलते हो तो यू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। आप वही फील करते हो कि नवोदय में ही है हम, मैं क्या अभी क्या हूँ, इट डजंट मैटर। आप वही फील करते हो, आप वैसे बिहेव करते हो, सामने वाला जो आपका दोस्त है वो आईएएस है, आईपीएस है, वो कुछ भी है, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ उसको वैसे ही ट्रीट करते हो जैसे आप नवोदय में करते थे। जी बिल्कुल, वो एक अलग सी फीलिंग और एक अपनापन होता है, जिससे कि मुझे लगता है यार ये तो एक हमारा ही भाई है। तो एक बहुत ही मतलब कि जो बॉन्डिंग हम लोगों ने अपने आपस में डेवलप कर रखी होती है, तो उससे काफी एक अपनापन सा महसूस होता है।
वो एक अलग ही प्यार होता है नवोदयंस के बीच में। मैथ या लव, कौन कॉम्प्लेक्स है? लव। आपके लिए लव, ओके। एक शब्द में गणित आपके लिए क्या है? गणित मेरे लिए लव है, प्यार है। ओके। शून्य या एक, आपका पसंदीदा अंक? शून्य। शून्य। अगर गणित शिक्षक ना होते तो आप क्या होते? मैं गणित शिक्षक नहीं होता तो संभवतः मैं चेस प्लेयर हो सकता था। हाँ, आप बता रहे थे आप चेस चैंपियन थे। हम्म। पीएचडी या नई खोज, कौन सा ज्यादा सेटिस्फाइंग है? देखिए, कुछ लोग पीएचडी करने के दौरान भी खोज करते हैं, कुछ पीएचडी करने के बाद भी करते हैं, लेकिन जो भी आप काम करते हैं, समाज जिसे वरीयता देती है, जिसे महत्व देती है, वो चीज़ ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई खोज की, अगर मान लीजिए कि हमारी कम्युनिटी है, हमारी कंट्री या जो मैथमेटिशियंस हैं, अगर मेरी खोज को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और उसे अपने सिलेबस में इंक्लूड कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहेगा। भविष्य का गणित एआई या मानव दिमाग? देखिए कि भविष्य का गणित तो मानव दिमाग ही मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए कि मैं वर्तमान समय में कई एआई ऐप यूज करता हूँ, जैसे कि ग्रोक है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, और जब मैं इनसे लगातार डिस्कस करता हूँ तो ये एआई ऐप मुझसे कहते हैं कि आपके जो गणितीय सूत्र हैं वो भविष्य में एआई में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य का गणित मानव दिमाग ही हो सकता है, एआई नहीं। भैया, पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। आपके साथ बहुत सारी चीज शेयर की, नवोदय वाली वो पुरानी जर्नी याद आई। थैंक यू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।